हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कौन से 5 ऐसे कारण हैं। ज़रूरी नहीं आपके अंदर पाँचों कारण हो, किसी में एक होते, किसी में 2 होते, किसी में 3 होते हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके रीज़न आज के वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपने वो सब चीज़ों के ऊपर काम ना किया हो तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का एग्जैक्ट क्या कारण है, उसके ऊपर काम करेंगे, तुरंत कंसीव हो जाएगी। तो पूरा वीडियो डिटेल में ध्यान से आपको देखना है। शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपकी वजाइना से। यदि यहाँ पर पीएच मेंटेन नहीं होती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। इन्फेक्शन का सिम्टम ये है नीचे के भाग में खुजली आना, इरिटेशन होना, जलन होना, वाइट डिस्चार्ज पतला पानी जैसा आता है, पूरा महीना नॉर्मल है, लेकिन डिस्चार्ज यदि ग्रीनिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है, स्मेल आती है, बाहरी भाग में दाने निकल आते हैं, रिलेशन के दौरान, रिलेशन के बाद में जलन होती है, ये सब सिम्टम है इन्फेक्शन का। यदि इसमें से कोई आपको सिम्टम रहता है इन्फेक्शन का तो उसके चलते यहाँ पे जो पीएच होगी, हस्बैंड के स्पर्म अंदर जाने के बाद 3 से 4 दिन तक रहते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और वैसे भी इसको फंक्शनल रहने के लिए इसकी पीएच मेंटेन होना ज़रूरी है। तो यदि इन्फेक्शन होगा, इसकी पीएच मेंटेन नहीं होगी तो स्पर्म यहीं पे मर जाएंगे, ट्रैवल करके ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे। तो एक ये रीज़न होता है, यदि यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब यदि इन्फेक्शन है, वाइफ अपनी ट्रीटमेंट कराती है, हस्बैंड की ट्रीटमेंट तब नहीं करेंगे, उसको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ मुझे सिम्टम था, तो ये इन्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों की इन्फेक्शन में ये दिक्कत होती है कि इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, कितनी भी एंटीबायोटिक ले लूँ ख़त्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा वहाँ पे मेन रीज़न रहता है 70 to 80% केसेस में, यदि आप हमारे फीडबैक देखेंगे वहाँ पे कितनी जल्दी से कंसीव हो जाता है, चाहे कितनी भी ज़्यादा दिक्कत हो। उसमें मैं एक मेन काम ये करती हूँ कि बच्चेदानी के मुख के ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म वहाँ पे ट्रीटमेंट चलती है, बार बार प्रोसीजर होती है। मैंने बताया इस तरह से इन्फेक्शन के सिम्टम नहीं होते, लेकिन अंदरून इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर बच्चेदानी का मुख होता है वो स्टेनोज्ड हो जाता है, खुल नहीं पाता है, हार्ड हो जाता है। तो जो स्टेनोज्ड मुख होगा आपका, बच्चेदानी का मुख यदि स्टेनोज्ड सर्विक्स रहेगा आपका, तो उसके चलते स्पर्म ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे। मेन रीज़न होता है, बाकी सब ठीक है, अंडा भी बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, तो क्यों नहीं रुक रही है, मेन कारण ये होता है। इसके ऊपर काम करते तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाती है। दूसरा, यहाँ बच्चेदानी का जो मुख रहता है उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, और वहाँ पे नेबोथियन सिस्ट, अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे सर्विक्स के ऊपर नेबोथियन सिस्ट यानी कि छोटे छोटे फुल्ली जैसी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो और कभी कभी आप वहाँ पे रिलेशन रखते हैं, इसके बाद ब्लीडिंग होती है, उसका एक कारण ये होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो। तो बच्चेदानी के मुख के भी 2 कारण होते हैं, यदि इसमें से कोई एक रीज़न होता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तीसरा बात करते हैं यूट्रस। यदि यूट्रस में कुछ दिक्कत है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। अब यूट्रस में 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला रहता है फाइब्रोड। अब यहाँ पे फाइब्रोड आप देखेंगे किस तरह का है, एक अंदर ये दिख रहे हैं इस तरह से रहता है, फिर ये देख रहे हैं ये बड़ा फाइब्रोड है जो आपकी लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखो, ये आपकी लाइनिंग को इस तरह से आड़ी टेढ़ी कर रहा है ना। तो फाइब्रोड यदि बाहरी भाग में है, इस तरह से छोटा फाइब्रोड है, तो वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल फाइब्रोड हो तो भी प्रेगनेंसी रुकती है। 5-6 सेंटीमीटर तक का फाइब्रोड हो, बाहरी भाग में है, लाइनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके साथ कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा बड़ा फाइब्रोड है या फिर मल्टीपल फाइब्रोड है तो पहले 3 महीने में थोड़ा रेस्ट रहता है ताकि अबॉर्शन ना हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी फाइब्रोड है पहले फाइब्रोड की सर्जरी कराओ फिर ही प्लान करो, या फाइब्रोड एक बार अबॉर्शन हो अभी तो इसको निकाल ही दो वरना हर बार ऐसा ही होगा। एक फाइब्रोड की सर्जरी करेंगे वापस नहीं आएगा, उसका क्या है ना। तो यदि फाइब्रोड हो तो उसके लिए सर्जरी करके फिर प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका फाइब्रोड किस तरह का है, वो दिक्कत कर रहा नहीं है। यदि ऐसा फाइब्रोड आप मेरे पास आएंगे जो लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं 1-2 महीने इसके ऊपर काम करूँगी, ये सिकुड़ जाएगा, लाइन ठीक हो जाएगी, प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। तो यदि फाइब्रोड आपकी इम्प्लांटेशन में डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो सिकुड़ जाता है,
प्लान करते नेचुरल रुक जाती है, तो उसके लिए भी आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो कारण रहता है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस यानी कि आपके जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम जो रहता है वो एक्सटेंड होकर अंदर की तरफ वहाँ पे मस्क्यूलर लेयर तक एक्सटेंड हो जाता है, थिक हो जाती है दीवार, उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब ये एडिनोमायोसिस होगा तो आपको दर्द भी ज़्यादा रहेगा, इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत करता है, तो एडिनोमायोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कभी कभी एडिनोमायोसिस के चलते ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आपको पीरियड चलता रहता है और वहाँ पे उसके चलते रिलेशन में भी दर्द हो सकता है और पीरियड के 3-4 दिन ज़्यादा क्लोट्स आना, ज़्यादा दर्द होना, एक वो मेन सिम्टम रहता है। लेकिन उसकी भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। दूसरा रहता है एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस यानी कि क्या, ये जो दीवार होती है जहाँ पे बच्चा चिपकता है, एंडोमेट्रियम, ये यहीं तक रहता है, यूट्रस तक रहता है। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, वो वॉल एक्सटेंड होके आपकी इस तरह से फेलोपियन ट्यूब में भी जाएगी, ओवरी में भी जाएगी, बाहर पेल्विक रीजन में यानी कि पूरे पेट में फैलेगा, उसको पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो अब ये जो आपकी एंडोमेट्रियोसिस हुआ है इसके चलते क्या दिक्कत होगी, ओवरी में एंडोमेट्रियोमा होगा, चॉकलेट सिस्ट, वो हम आगे बात करेंगे ओवरी के रीजन में। ट्यूब के अंदर सिलिया रहती है जो वहाँ पे अंडे को अंदर लाता है, स्पर्म को अंदर लाता है, दोनों मिलते हैं, बच्चे को यहाँ तक वापस इम्प्लांटेशन के लिए भेजता है। तो बालों जैसी रचना एंडोमेट्रियोसिस के चलते वो चिपक जाते एक दूसरे के साथ, एडेशंस हो जाते हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करती है ट्यूब। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, तो पहला काम कीजिए अपनी ट्यूब चेक कराए। 80-90% केसेस में ट्यूब बंद आएगी, कभी कभी ट्यूब खुली आती है तो भी। अब ट्यूब में क्या रहेगा, अब ट्यूब के रीज़न के बारे में बात करते। एक तो हमने बताया एंडोमेट्रियोसिस के चलते वहाँ पर आपकी जो अंदर की सिलिया होती है वो अच्छे से फंक्शनल नहीं रहती है, एडेशंस के चलते चिपक जाती है। तो ट्यूब बंद होना, ट्यूब कहाँ कहाँ से बंद होगी, एक तो यहाँ पर आपका कॉर्नियल ब्लॉकेज यानी कि ट्यूब दिख ही नहीं रही है एक्सरे में, तो कॉर्नियल ब्लॉकेज कहलाएगा। मिड ब्लॉकेज यहाँ कहीं बंद हो, डिस्टल ब्लॉकेज यहाँ कहीं बंद हो, तो उसको डिस्टल ब्लॉकेज बोलते हैं। और यदि ये हाथों जैसी रचना रहती, उंगली जैसी, जिस तरह से अंडे को कैच करके ट्यूब के अंदर भेजता है आपके ओवम को, अब यहाँ पे यही एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अंडा अंदर ही नहीं जा पाएगा, फिमरियल ब्लॉकेज। और दूसरा, ये अंदर आप एडेशंस देख रहे हैं यहाँ पे, अब पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होगा तो ये जो ट्यूब होती है वो हमारे हाथों की तरह रहती, फ्री रहती, इसकी मूवमेंट फ्री होती है, ये कहीं पे चिपकी नहीं होती है। अब वहाँ पे एडेशंस डेवलप हो गए आपकी पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के चलते, बार बार इन्फेक्शन के चलते एडेशंस डेवलप हो गए हैं, तो ये ट्यूब खुली है लेकिन एडेशंस के चलते काम नहीं करेगी, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये अंडा कैच करने के लिए जिसकी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती। काफ़ी बार ये होता है, ट्यूब खुली है, अंडा बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, फिर क्यों नहीं रुक रही है, तो एडेशंस के ऊपर, ट्यूब के ऊपर काम करना होता है, जल्दी से रुक जाती है प्रेगनेंसी। तो ट्यूब में कहीं भी ब्लॉकेज हो आपको तुरंत बोल दिया जाएगा, सर्जरी कराओ। सर्जरी में 10-20% चांस रहते खुलने के, स्पेशली यहाँ पे रहता है तो, और वहाँ पे खुल नहीं पाते तुरंत बोलते आईवीएफ कराओ, 1 साइकिल 2 साइकिल, कितनी साइकिल आईवीएफ कराएंगे। तो यदि ट्यूब बंद आती है आपकी, कुछ भी सोचे बगैर हमारी अपॉइंटमेंट बुक करा लो, विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है, आप फीडबैक्स देख सकते हैं। तो वहाँ पे ट्यूब आपकी बंद है तो डायरेक्ट आपको सर्जरी आईवीएफ के लिए नहीं सोचना है, ट्यूब आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से खुल जाती है। अब 1 से 4 महीने में इतनी कोई जल्दी नहीं होगी। काफ़ी लोग ये बोलते कि एक आईवीएफ साइकिल ट्राई करते हैं, फिर नहीं सक्सेस होगा तो होम्योपैथी लेंगे। आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद मेरे पास आते हैं कि हमने आपकी वीडियो तो पहले से देख रखी थी, लेकिन फैमिली ने बोला एक बार ये आईवीएफ करो, फेल हो जाए तो आप होम्योपैथी लेना। अब 4-5 महीने में क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, इतने लाखों का खर्चा, आईवीएफ, इतनी बॉडी बिगड़ेगी, तो उससे पहले होम्योपैथी ट्राई करो, विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है। अब ट्यूब में दूसरी दिक्कत ये रहती है हाइड्रोसल्पिंग्स, यानी कि ट्यूब में सूजन आना, उसमें तो एक स्टेप ऊपर जाते हैं लोग, आपकी ट्यूब क्लिप करेंगे या उसको काट देंगे फिर आईवीएफ करेंगे। अब वहाँ पर ट्यूब आप काटने की 1 या 2 ट्यूब, स्पेशल एक ट्यूब काटने में ज़्यादा नहीं सोचते, चलो काट दो, अब परेशान थे, फैमिली का प्रेशर था, ट्यूब काट के आईवीएफ करा लेते, फिर आगे क्या, 1 साइकिल 2 साइकिल, फिर तो पैसों भी कितनी दिक्कत रहेगी, 7-8 लाख एक साइकिल का रहता है ना अभी आईवीएफ का। तो वहाँ पे ट्यूब कटवाने की कभी गलती मत करना, फिर आगे नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आएगी। फिर जिस भी महीने उस साइड से आपका अंडा बनेगा वो महीने प्रेगनेंसी का चांस 0,
एक ही ट्यूब से आप प्लान करेंगे तो आधे चांस वैसे ही तब हो जाएंगे आपकी प्रेगनेंसी के। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स विद इन 1 to 2 मंथ आपकी ठीक हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से। यदि बहुत ही क्रोनिक है, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड भरा है, अंदर खून भी है, हिमेटोसाल्पिंग्स भी है, तो 3-4 महीना और। लेकिन हाइड्रोसाल्पिंग्स, हिमेटोसाल्पिंग्स आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। सर्जरी करने की, उसको काटने की, आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे ट्यूब के रीज़न। अब बात करते हैं आपकी ओवरी। उसमें एक तो वहाँ पर अंडे नहीं बनना, ज़्यादातर 10 में से 4-5 महिला की दिक्कतें, अंडे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, अंडा बन नहीं रहा है, एफएसएच के इंजेक्शन, हार्मोन के इंजेक्शन ले तब जाके अंडा बनता है, रप्चर अपने आप नहीं होता, उसके लिए आपको इंजेक्शन देना पड़ता है। तो ये सब दिक्कत होम्योपैथिक मेडिसिन से विद इन 1 to 2 मंथ ठीक हो जाते हैं। अंडा अपने आप बनने लगता है, अपना रप्चर होता है। तो वहाँ पे सबसे एक मेन रीज़न होता है अंडा नहीं बनना। दूसरा रहता है पीसीओडी, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अंडे रहते, फॉलिकल्स रहते हैं, पीरियड ही नहीं आते हैं, या फिर पीरियड आता है तो फ्लो कम होता है, एग ग्रोथ नहीं होता है, तो पीसीओडी होता है। उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपका एएफसी काउंट बहुत ही कम हो जाना, एएमएच लो हो जाना, अंडे ही नहीं बचे हैं, आपके अंदर 1-2 अंडे बचे, तुरंत आप आईवीएफ कर लो, वरना कभी नहीं माँ बन पाएंगे। ये आपके अंदर अंडे नहीं बने हैं, एएमएच कम है, एएफसी काउंट बहुत कम है, आपको डोनर एक के साथ आईवीएफ करना पड़ेगा। उन सब में नहीं पड़ना है, आपका एएफसी काउंट बढ़ाया जा सकता है। यदि आपका पीसीओडी बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉलिकल है, सर्जरी के लिए फिर आईवीएफ के लिए बोलेंगे, ज़रूरत नहीं है, फॉलिकल कम कर सकते हैं हम, एएमएच डाउन कर सकते हैं, नेचर प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब अंडा बिल्कुल नहीं बचा, एएफसी काउंट 1 to 5 है, उसको बढ़ाया जा सकता है, एएमएच बढ़ाया जा सकता है, नेचर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, खुद के या डोनर एक के साथ आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर अभी तो देखो कोई भी रिपोर्ट आया, यहाँ पे हमने इतनी डिस्कस की, कोई भी रिपोर्ट है तुरंत आईवीएफ, तुरंत सर्जरी, तो वहाँ पर ये सब में नहीं पड़ना है। होम्योपैथी मेडिसिन पहले लीजिए, टाइम दीजिए, बॉडी को अंदर से ठीक होने दो, नेचर प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाती है। तो इतने रीज़न थे आपके ओवरी के। ओवरी में इतने रीज़न होते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब एक दूसरा रीज़न, ये बात तो हो गई फीमेल के बारे में कि फीमेल में इतने रीजंस होते हैं। अब एक और रीज़न रहता है हस्बैंड का भी। वहाँ पे यदि काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या दूसरे भी दिक्कत है, 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती है। ग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, एग्रीगेशन पॉजिटिव है, नॉर्मल फॉर्म सही नहीं है, तो उसमें भी वहाँ पे IUI IVF बोल देते, लेकिन वो चीज़ें भी आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है। दूसरा, फीमेल की इतने रिपोर्ट हमने बोले, इतनी दिक्कत बोली, उसके ऊपर काम होता है। हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं कराते 6 महीने तक, 1 साल तक, या 1-2 साल पहले कराई होती, वो ठीक होती, उसी रिपोर्ट के आधार 1-2-3 साल तक प्लान करते। ये गलती ना करें, हस्बैंड का रिपोर्ट साथ में ही कराइए, और वहाँ पर उसमें दिक्कत आती है होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, विद इन 1 to 2 मंथ ठीक हो जाता है। यदि 0 तक काउंट है हस्बैंड का, तो डोनर स्पर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 6 महीने में हस्बैंड की काउंट बढ़ के नॉर्मल हो जाती है। तो चाहे फीमेल में दिक्कत है या मेल में दिक्कत है, हमने बताया इतने दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक आपने टेस्ट नहीं किए, बेसिक कौन सा टेस्ट करने, हस्बैंड का तो बता दिया, सीमेन एनालिसिस, वाइफ का है AMH, प्रोलेक्टिन, थायराइड, हीमोग्लोबिन, ये ब्लड टेस्ट कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है। ट्यूब टेस्ट नहीं करा 3-4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद, तो वो करा लो। और वहाँ पर आपके जो बेसिक हमने बताया वो सब टेस्ट हो जाए, उसमें जो दिक्कत है उसके ऊपर काम करना रहता है। तो इसमें से कुछ समझ में ना हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या जो भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको आगे सजेस्ट किया हो, आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। और हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में, गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाया है। और वहाँ पे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।